सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अपन जिस चैप्टर की आज शुरुआत करेंगे वो है पार्ट 14, जिसका नाम है आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन। इस लेसन की अपन शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका पहला वीडियो मतलब पार्ट फर्स्ट आज अपन कंप्लीट करेंगे। अब देखो, लेसन की शुरुआत करें उससे पहले तक हर लेसन में अपन जो चर्चा करते हैं वो चर्चा एक बार कर लेते हैं कि भाई बोर्ड परीक्षा में ये लेसन कितने नंबर का होगा। तो बोर्ड परीक्षा में ये लेसन होगा कितने नंबर का? 3 नंबर का। इस लेसन से परीक्षा में टोटल पर्सन कितने आएंगे? 3 पर्सन आएंगे। अब 3 पर्सन आएंगे, 3 नंबर का ये लेसन है, इसका मतलब प्रत्येक पर्सन कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का। तो एक एक नंबर के 3 पर्सन इसमें से एग्जाम में बनेंगे। समझ के बात? और ये फाइनल है, आप ये मत समझना ज़्यादा आगे तो क्या होगा और कम आगे तो क्या होगा, क्योंकि ब्लूप्रिंट एक तैयार होता है, उसी के आधार पे पेपर का निर्माण होता है। तो इस लेसन से अपन सारे पर्सन उसी तरीके से लेंगे कि एक एक नंबर के अपने कौन कौन से पर्सन बनते हैं। तो चलो लेसन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन कैसे भी आए, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए, राष्ट्रीय आय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। जो भी पर्सन आए 1 नंबर का होगा राष्ट्रीय आय के बारे में। अब सुनना क्या होता है, किसी देश में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों से एक वित्त वर्ष, किसी देश में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों से एक वित्त वर्ष में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय कहलाता है। ये अपना आंसर है कंप्लीट। बाद में समझेंगे, एक क्वेश्चन और करते हैं पर ये तो पहला प्रश्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, या सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ बताइए या अवधारणा स्पष्ट करो। जो भी प्रश्न हो देखना, इसका दोनों का आंसर समान होगा, सेम आंसर होगा, केवल एक वर्ड जुड़ेगा यहाँ घरेलू सीमा, बस, और कंप्लीट वो का वो आंसर। देखना इसका आंसर कैसे लिखना है अपने को। किसी देश की घरेलू सीमा, किसी देश की घरेलू सीमा में, अब वो का वो होगा आंसर आगे कंप्लीट वो का वो है, अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों से एक वित्त वर्ष में उत्पादित, एक वित्त वर्ष में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ये 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोनों में अंतर समझना। जैसे कोई देश है, अपन ये मान लेते हैं हमारा भारत देश है। ध्यान रखना, जो भी हमें आय होती है, इनकम होती है, वो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रों से होती है? 3 क्षेत्रों से होते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 ही क्षेत्र हैं, चाहे कोई व्यक्ति 1 रुपया भी कमाए, अर्थव्यवस्था के इन तीनों में से किसी ना किसी क्षेत्र से कमाता है वो, चौथा कोई क्षेत्र नहीं होता अर्थव्यवस्था का। तो किसी देश में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों से बात करते हैं राष्ट्रीय आय में केवल 1 वर्ष की। ये नहीं कि भाई 10 वर्षों की इनकम को जोड़ लें और उसे राष्ट्रीय आय में दिखा दें, केवल 1 साल की जो इनकम होती है ना वही जुड़ती है राष्ट्रीय आय में। तो किसी देश में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों से एक वित्त वर्ष में
जो भी वस्तु या सेवा का उत्पादन होता है उसका अंतिम मुद्रा के रूप में जो मूल्य होता है, मौद्रिक मूल्य, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। यहां घरेलू उत्पाद पूछा है तो किसी देश की घरेलू सीमा आ जाएगा। दोनों में देखो थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर मैं आपको समझा देता हूं, समझ पाओ तो ठीक है, नहीं भी समझ पाओ तो केवल परिभाषा रट लेना। दोनों में देखो क्या अंतर होता है, थोड़ा समझने का प्रयास करना। ये जैसे हमारा देश है, कौन सा देश है अपना? भारत। क्यों? अब परिभाषा के आधार पे देखेंगे, किसी देश में, ये अपना देश हो गया, अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों से होगी कमाई होगी वो। एक वर्ष की अपन चर्चा करेंगे, जो भी वस्तु सेवाओं का उत्पादन होगा उसका मूल्य ही क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय कहलाएगा। अब भारत में जो उत्पादन हो रहा है, भारत का कोई व्यक्ति बाहर गया है, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, कोई खाड़ी देश, इराक, ईरान, कहीं भी कमाने के लिए, अपने देश के लोग बाहर भी जाते हैं कहीं, बाहर से कोई कमा के ले आया, अपना आदमी कमा रहा है, बाहर कमा के अपने देश में ही तो लाएगा ना, तो बताओ उसको तो अपने राष्ट्र की आय में जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? बिल्कुल जोड़ेंगे। तो राष्ट्रीय आय में तो अपन अपने देश का कोई व्यक्ति बाहर से जो कमा के ला रहा है ना, उसको भी अपन जोड़ते हैं। जबकि घरेलू उत्पाद में, घरेलू का मतलब होता है अपने घर के अंदर, जो बाहर से जो कमा के ला रहा है ना, उसको नहीं जोड़ते। किस में नहीं जोड़ते? सकल घरेलू उत्पाद में। क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या हो गया? घरेलू सीमा में जो उत्पादन हो रहा है, ये घर है अपना, इस घरेलू सीमा में जो उत्पादन हो रहा है ना, उसे ही शामिल करते हैं अपन किसमें? सकल घरेलू उत्पाद में। समझ गए बात? 2% तो ये याद कर लेना, नोट डाल के एक लाइन जरूर याद रख लेना, वित्त वर्ष। वित्त वर्ष कौन सा होता है? वित्त वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। वैसे देखो अपना जो वर्ष माना जाता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक एक वर्ष होता है। कब से? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। लेकिन वित्त वर्ष होता है कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 2% कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा ये भी ध्यान रख लेना, अगर वित्त वर्ष के बारे में पूछ ले एग्जाम में, एक ही तो नंबर का आएगा ना, तो पूछ ले वित्त वर्ष कब से कब तक होता है। कंप्लीट। तो 2 प्रश्नों की चर्चा हो चुकी है। अब तीसरा प्रश्न अपन देखें। तीसरा प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है? प्रति व्यक्ति आय। कुछ भी पूछे प्रति व्यक्ति आय के बारे में, किसे कहते हैं, अर्थ बताइए, उदाहरण जो भी पूछे 1 नंबर का समझना। अपन ये मान लेते हैं कि ये अपना राष्ट्र है, ये अपना क्या है? राष्ट्र है या अपना देश है। इस राष्ट्र की आय है कितनी? 100 रुपए। पूरे राष्ट्र की आय कितनी है? 100 रुपए। और इस राष्ट्र में जनसंख्या कितनी है? 20। उदाहरण ही ले रहे हैं अपन, करोड़ों में है जनसंख्या, 121 करोड़ के लगभग है भारत की जनसंख्या, लेकिन अपन कितने मान रहे हैं? 20। 100 रुपए अपने राष्ट्र की इनकम है, तो ये तो क्या हो गई? राष्ट्रीय आय हो गई। अपने भारत की राष्ट्रीय आय कितनी? 100 रुपए। और टोटल जनसंख्या कितनी है? 20। तो बताओ एक व्यक्ति की आय कितनी होगी? 5 रुपए। तो एक व्यक्ति की आय को ही क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। तो राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग दे देंगे, क्या आ जाएगी? प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय में आपको ज्यादा, देखो परिभाषा के रूप में मत लिखना इसको तो आप, अगर ये क्वेश्चन आए ना, तो इसका आंसर आप इस तरीके से ही लिखना, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। बस खत्म अपना काम। अगर प्रति व्यक्ति आय के बारे में क्वेश्चन आए तो आपको यही लिखना है, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या है? राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट।
अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन इस किताब में, आगे इसके बारे में आप बाद में बता रखा है। राष्ट्रीय आय की गणना क्यों की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना क्यों की जाती है? देखो ये क्वेश्चन आता है ना, तो या तो कोष्टक में लिखा हुआ होगा कोई 2 कारण बताइए, और अगर नहीं भी लिखा हुआ है ना तो एक ही नंबर का तो होगा ना, तो अपने को कारण 2 ही बताने हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना क्यों की जाती है। तो अपने को सबको पता है कि भाई किसी देश का कितना का आर्थिक विकास हो रहा है, इसका पता कैसे चलेगा? जब अपने को उस देश की राष्ट्रीय आय का पता होगा, उस राष्ट्र की आय का पता होगा, तभी तो उसके आर्थिक विकास का पता चलेगा। तो एक तो पहला पॉइंट अपन लिख देंगे, इससे किसी राष्ट्र की, इससे किसी देश के आर्थिक विकास का पता लगाया जाता है कि भाई इस देश का कितना का आर्थिक विकास हो रहा है, इसका पता कैसे चलेगा? उस देश की राष्ट्रीय आय से। अब देखो जैसे भारत की राष्ट्रीय आय है करोड़ों में, अमेरिका की राष्ट्रीय आय है अरबों में, पाकिस्तान की राष्ट्रीय आय है लाखों में। तो राष्ट्रीय आय का पता रहेगा अपने को, तभी तो विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का आपस में तुलना हो रही है। तो राष्ट्रीय आय से विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का आपस में क्या की जाती है? तुलना की जाती है। इससे विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था, विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना की जाती है। बस ये 2 पॉइंट आप इसके आंसर में लिख देना, राष्ट्रीय आय की गणना क्यों की जाती है। अपना इसका आंसर भी क्या हुआ? कंप्लीट। अगला प्रश्न देखेंगे अपन, भारत में राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना किसने व कब की थी? 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं अपने। 5वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने व कब की थी? तो ये हुई थी कब? 1868 ईस्वी में। कब हुई थी राष्ट्रीय आय की गणना? 1868 ईस्वी में। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। राष्ट्रीय आय की गणना 1868 में किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। दोनों आधा आधा नंबर का हो गया, अगर एक सही कर दोगे तो आधा नंबर, दोनों सही लिख दोगे तो 1 नंबर। बस ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न अपन इसमें करते रहेंगे। अगला प्रश्न देखना, 6वां प्रश्न। आगे इसमें दे रखा है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में राष्ट्र आय की गणना करने वाले, क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले कितने विद्वानों का नाम बता रखा है पुस्तक में? किन्हीं 3 विद्वानों का नाम बताइए। किन्हीं 3 विद्वानों का नाम बताइए। मतलब स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले कोई 3 विद्वानों का नाम बताना है अपने को। तो एक तो अपन लिख सकते हैं फिंडले सिराज। क्या नाम है? फिंडले सिराज। दूसरा अपन लिख सकते हैं क्या नाम है? VKRV राव। पूरा नाम याद हो तो ठीक हो, वरना केवल राव लिख देना। और तीसरा है RC देसाई। ये 3 विद्वान थे जिन्होंने स्वतंत्रता से पहले किसकी गणना की थी? स्वतंत्रता से जस्ट पहले राष्ट्रीय आय की गणना इन तीनों ने
की थी। कितने प्रश्न हो गए? 6 प्रश्न हो गए, एक एक नंबर के प्रश्न बन रहे अपने। 7वां प्रश्न है राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ? राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुए, किसकी अध्यक्षता, कब हुए, किसकी अध्यक्षता में हुआ? अब देखना इसका आंसर कब हुआ? अगस्त 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? अगस्त 1949 में हुआ। और किसके अध्यक्षता में? पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। ये इसका आंसर आप लोग कर देना। 7वां प्रश्न भी अपना कंप्लीट, छोटे छोटे प्रश्न है इसमें। 8वां प्रश्न है भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? मतलब राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला संगठन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा CSO। फुल फॉर्म लिख देना इसकी, केंद्रीय सांख्यिकी, केंद्रीय यादक है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये एक संस्था है, ये भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करती है। ये 8 देखो छोटे छोटे प्रश्न हो गए इस लेसन में। अब अपन क्वेश्चन के रूप में चर्चा न करके अब इसी लेसन में अपन चर्चा करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की चर्चा करेंगे। फिर मैं आपको एक साथ बता दूंगा कि इसमें से कहां कहां से प्रश्न बनते हैं। ये तो डायरेक्ट प्रश्न हो गए 8 प्रश्न। तो अब इसको थोड़ा ढंग से समझना। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, शुरू में मैंने कहा था ना आपको अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ये अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हो गए? 3 क्षेत्र हो गए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कौन से क्षेत्र की? प्राथमिक क्षेत्र की। तो देखो इसका मतलब हुआ जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। इसमें आप लिखना जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें अपने को उदाहरण भी देने पड़ेंगे। जैसे अपन कह सकते हैं कृषि, पशुपालन, डेयरी आदि। 3 उदाहरण बहुत हैं। डेयरी खनन क्रिया भी अपन इसके उदाहरण में दे सकते हैं, लेकिन 3 उदाहरण बहुत हैं। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक संभावना है 2 उदाहरण पूछेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। अब नोट लगा के इसमें एक बात और लिखेंगे अपन, इसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। पूरा लिख लेते हैं अपन। प्राथमिक क्षेत्र को ये नोट डाल के एक लाइन आपको लिखनी है।
अब अपन द्वितीयक क्षेत्र की चर्चा कर लेते हैं, फिर तीनों को एक साथ समझा दूंगा। द्वितीयक क्षेत्र, तो इसमें लिखना आप, जब वस्तु का रूप परिवर्तन करके, वस्तु का रूप परिवर्तन करके उसे मानव उपयोग लायक बनाया जाता है, उसे मानव उपयोग लायक बनाया जाता है, बनाया जाता है, तो उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या देंगे अपन, कपास से कपड़ा बनाना, एक उदाहरण अपन दे सकते हैं गन्ने से चीनी बनाना, ये इसके क्या हो गए? उदाहरण हो गए। नोट डाल के अपने को इसमें भी एक बात लिखनी है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को क्या कह सकते हैं अपन? औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। ये क्या हो गया अपना द्वितीयक क्षेत्र। अब तृतीयक क्षेत्र में ऊपर लिख देता हूं, तीन क्षेत्रों की चर्चाएं तो करनी ना अपने को, फिर तीनों को एक साथ समझा दूंगा। इसको मिटा देता हूं ऊपर वाले को। तृतीयक क्षेत्र, इसमें क्या होता है? इसमें लिखना आप, जब वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन न करके, जब वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन न करके उत्पादन में सहयोग किया जाता है, सहयोग किया जाता है, तो उसे तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। अब इसमें अपने को उदाहरण देना है, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, परिवहन, संचार आदि। नोट लगा के इसमें भी आपको एक लाइन लिखनी है, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ये अपने अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र कंप्लीट। और अपनी हेडिंग क्या थी? यहां मैं लिख देता हूं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ये अपनी क्या थी? हेडिंग थी। अब समझना तीनों का मतलब। देखो अगर प्रकृति ने जो संसाधन उपलब्ध करवाए, जैसे भूमि, प्रकृति की भूमि है, खेती हमेशा कहाँ होती है? भूमि के ऊपर होती है। पशुपालन, पशु हमेशा प्राकृतिक जो कृषि से उत्पादित, देखो पशुपालन हमेशा कृषि के साथ जुड़ा होता है, तो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। उदाहरण आपसे पूछा जाए तो कृषि और पशुपालन, इसके उदाहरण दे देना। ये किसके उदाहरण है? प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण है। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कह सकते हैं? कृषि क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं उद्योग धंधे। देखो उद्योगों में क्या होता है? जैसे गन्ने की चीनी बना दी, कहाँ बनेगी? उद्योगों में। कपास का कपड़ा बना दिया, कहाँ बनेगा? उद्योगों में। तो जब वस्तु का रूप परिवर्तन करके, जैसे कपास का कपड़ा बना, बताओ वस्तु का रूप बदला कि नहीं बदला? वो कहाँ बदलेगा? उद्योगों में। गन्ने से चीनी बनी, वस्तु का रूप बदला कि नहीं बदला? तो जब वस्तु का रूप परिवर्तन करके उसे मानव उपयोग लायक बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र। ये काम हमेशा कहाँ होता है? उद्योगों में।
तो जैसे कपास से कपड़ा बनाना और गन्ने से चीनी बनाना ये उद्योगों में होता है, इसलिए द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। अब देखो इन दोनों क्षेत्रों से वस्तुओं का उत्पादन होता है। कृषि से तो गेहूं, जौ, चावल, मटर कई प्रकार का उत्पादन होता है। पशुपालन से दूध, दही, घी वगैरह इनका उत्पादन होता है। उद्योगों में भी किसी न किसी वस्तु का उत्पादन होता है। लेकिन तृतीयक क्षेत्र में वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन नहीं होता। इसमें क्या होता है, केवल उत्पादन में सहयोग किया जाता है। जैसे एक शिक्षक है, वो क्या वस्तुओं का उत्पादन करता है, नहीं करता। वो केवल बच्चों को सिखाता है ताकि वे आगे जाके खुद कोई ना कोई उत्पादन कर सके। डॉक्टर कोई उत्पादन करता है, नहीं करता। परिवहन क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान पहुंचाता है। गन्ने को पहुंचा दिया कहां तक, उद्योगों तक, फिर उद्योगों में उसकी चीनी बनेगी। परिवहन मतलब साधन, ये बस, ट्रक, गाड़ी ये चलते हैं, इन्होंने कोई उत्पादन नहीं किया। संचार मतलब जिससे अपन बातचीत करते हैं, टेलीफोन वगैरह इनसे। तो ये वस्तुओं के उत्पादन में केवल क्या देते हैं, सहयोग देते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र। और सहयोग देना या सेवा देना एक ही बात है, इसलिए इसे ही क्या कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब ध्यान रखना है यहां से, जैसे क्वेश्चन तो 1 नंबर का ही बनेगा, सुनना। या तो आपसे पूछ लिया जाए प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दो। किसे कहते हैं, ये तो हो गया 1 नंबर का, 2 उदाहरण दो। वो सॉरी, किसे कहते हैं आधा नंबर का, तो ये हो गया उदाहरण दो, 2 उदाहरण हो गया आधा नंबर के, तो 1 नंबर का क्वेश्चन। द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण पूछ ले। तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण पूछ ले। 2 से ज्यादा उदाहरण आपसे नहीं पूछे जाएंगे। या फिर आपसे पूछ ले कृषि क्षेत्र किसे कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को। औद्योगिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को। सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र को। तो ऐसे करके इसमें क्वेश्चन बनते हैं। और आज का जो अपन ने 14वां लेसन किया, इसमें ध्यान रखना 1-1 नंबर का ही प्रश्न बनता है, इससे ज्यादा का नहीं बन पाएगा। एक वीडियो आज इसका कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो में अपन मतलब सेकेंड वीडियो में आज का लेसन, ये 14वां लेसन कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।